हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके के साथ काफिला खुद बन जाएगा। आप एक बार चल कर तो देखो अपने रास्ते पर, ठीक है ना। आप बढ़ करके देखो, आप घबराओ मत, तनिक भी घबराओ मत, ठीक है ना। एग्ज़ाम पास है मैं जानता हूँ, पर ये दृढ़ संकल्प, कहते हैं ना आप बॉर्न फाइटर्स हो दोस्तों, बॉर्न फाइटर्स। कैसे नहीं होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। आप बस क्या है ना कि एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ते रहो, सिलेक्शन होगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, सिलेक्शन आपका 100% होगा। इससे क्या है कि आपको एक सिस्टम के हिसाब से चलना होगा। सिस्टम क्या कि आपको डेली का डेली टारगेट अब लिखना होगा। अब वो काम नहीं रह गया दोस्तों कि अब आप किसी कहते हैं ना कक्षा 1, कक्षा 2 या कक्षा 10 के स्टूडेंट नहीं हो कि आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। आपको डेली का टारगेट फिक्स करना होगा, डेली, ठीक है। और देखिए अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन शेष बचे नहीं हैं, ठीक है ना, इसलिए मुझे एक रणनीतिक वीडियो अब आपके लिए ले आना पड़ेगा। तो मैं कल या परसों तक मैं आपको एक रणनीतिक वीडियो देने वाला हूँ। वो लास्ट 30 दिन की अंतिम रणनीतिक वीडियो हो रहेगी, और आपको बस उसी हिसाब से अपने आप को क्या करना है, समर्पित कर देना है, झोंक देना है। देखिए दोस्तों, देखिए सबके अंदर क्या होता है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है दोस्तों। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ये आपकी लाइफ है दोस्तों, ठीक है ना। डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी ये काफिला होगा ना। जब आप अकेले चलेंगे ना तभी ये काफिले बनेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुआ एक ज़बरदस्त तरीके से अपना एडिटोरिया 5000 सीरीज क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेट है वो सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8 है दोस्तों। चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा आपके लिए मैं एक विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता है, आपसे एक जुड़ने का कहते हैं ना एक आदमी को क्या होता है, इंटरेक्ट करना है या किसी तरीके से प्लेटफॉर्म पे रहना है तो एक आदमी के साथ जुड़ाव होना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर बिना फर्दर डिले किए हुए आज के अपना सेट नंबर 7 पे, ठीक है। आ जाते हैं सेट नंबर 7 पे। तो आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है दोस्तों। कौन सा मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है, सुक्रोज है दोस्तों, सुक्रोज, ठीक है। चलिए आ जाता है प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थिति विष्णुपद मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना, गया में एक स्थित विष्णुपद मंदिर है, वो किस शैली में बना है दोस्तों, तो वो बना आपका नागर शैली में बना है दोस्तों। अब आप बताइएगा कि आपका वैसारा जो शैली है, वैसारा शैली है जिसे वैसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, वो किस जगह बनता है। नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट है, ऑप्शन सुन लीजिए, नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में है, कि ऑल ओवर इंडिया में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए मुझे ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है उसके रचयिता कौन है दोस्तों, उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता है रवि कीर्ति हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय कहते हैं दोस्तों, कुमाऊं का हिमालय। जब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में और किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और क्या कहते हैं शिवालिक रेंजेस जो होते हैं, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंजेस जितने भी हैं और उसके अंदर जितने पीक्स हैं वो हम एक अलग लेक्चर्स में देखेंगे दोस्तों। अभी हमारा क्या चल रहा है, ये एमसीक्यू चल रहा है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको उस चीज़ को समझा सकूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 की तरफ। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, द्वितीय मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या कौन सा है दोस्तों, स्मॉग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कि फ्लाई एशेज हैं दोस्तों, बताइए कौन सा है। ये आपका स्मॉग है दोस्तों, क्या है ये, स्मॉग, अंग्रेजी माध्यम वालों इसे स्मॉग कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है दोस्तों, किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपका है अनुच्छेद 23 से दोस्तों। आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। आई विल लाइक टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स,
ठीक है ना। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है प्रोवाइड करूंगा एग्जामिनेशन जाने से पहले, ठीक है ना। आप उन आर्टिकल्स को ढंग से देख लेना, और ठीक है ना, मैं आपके लिए राज्य व्यवस्था के लिए भी, राज्य व्यवस्था का भी एक लेक्चर है। देखिए इन्हीं समय के बीच में ही आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे दोस्तों, और इतना ल्यूसिड होगा ना दोस्तों कि आप बस, आपसे एक ही कमिटमेंट चाहिए, आप उस लेक्चर को ना, आप उस लेक्चर को 4 से 5 बार, एवरी स्टूडेंट बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल यू शुड वॉच ओनली 4 to 5 टाइम्स दैट वीडियो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर, टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। आप बस उतना काम करो। अब ये नहीं कहना कि सर एग्जामिनर से सेटिंग है क्या कि आप जो बताओगे उसी से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न आई हैव सम काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर यू, फॉर ओनली फॉर यू, ठीक है ना। बीपीएससी स्टूडेंट इस बार एकदम अलग तरीके से फोड़ देंगे पेपर, आप घबराओ मत। आप में से कई लोगों को खुद आकर के कमेंट में कहोगे सर सिलेक्शन अपन का हो गया, ठीक है ना। और मुझे क्या कहते हैं ना, उसी दिन प्राउड सबसे ज़्यादा फील अपने ऊपर होगा कि आप में से मैं कुछ लोगों की भी ज़िंदगी मैंने बदल दी ना, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्राउड का मोमेंट होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। विद्युत धारिता जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का वो क्या कहता है, उसे कहते हैं फैराडे, ठीक है ना, फैराडे कहते हैं, ठीक है ना, फैराडे कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब लास्ट उसका प्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना, उत्पाद, ठीक है ना, आउटपुट क्या है एक तरीके से, क्या है दोस्तों, तो वो है आपका सीसा है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। ये कह रहा है आपका टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम वालों, ये आपके लिए टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। उसका स्टार्ट कब हुआ था, तो ये बहुत आसान है, कब हुआ था, 1973 में हुआ था, 1973 में। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित, मतलब कि करेक्ट है दोस्तों। बक्सर का युद्ध हुआ था वो मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव का हुआ था दोस्तों, ऐसा क्या, हाँ जी हुआ था, उसमें क्लाइव भी था, क्लाइव अलग था, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर थे, और कौन कौन थे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बक्सर का युद्ध, चलिए मैं ही बता देता हूँ कौन था, शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम सेकंड थे, नवाब ऑफ अवध थे, जिनका क्या नाम था दोस्तों, सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला। तो याद करने का तरीका, शुजाउद्दौला जो थे, ठीक है ना, शुजाउद्दौला वो थे लखनऊ के नवाब, जिन्हें हम नवाब ऑफ लखनऊ कहते हैं, नवाब ऑफ लखनऊ कहते हैं। उनका क्या नाम था, नवाब ऑफ उनको कहते थे शुजाउद्दौला, ठीक है ना। और सिराजुद्दौला जो थे उस समय बंगाल के नवाब थे, ठीक है ना। और ये बंगाल की तरफ से उस समय कौन बन गया था, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में किसको धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को, ठीक है ना। और मीर जाफर को गद्दी बैठाया गया था, ये भाग करके फिर ये गया था कहाँ पे, ये आ करके किनके पास गया था, नवाब ऑफ लखनऊ के पास आ गया था। और फिर उन्होंने ये तीनों मिल करके, इन तीनों की आर्मी जो है इनके खिलाफ क्या करती है, विरोध क्या करती है, युद्ध करती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बहुत सारी कहानी है, अब मैं कनेक्ट करने लगूंगा तो फिर बताने लगूंगा कहानी, तो फिर ये इसका प्रोमिनेंट प्लेस नहीं है दोस्तों। उसके लिए मिलेंगे अगले सेशन में, मैंने हिस्ट्री में बताया, आप जाकर देखना, मैं आपको नहीं होगा तो आई सेक्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाकर देखेंगे, ठीक है। अगला है वनडीवाश का युद्ध, ये फ्रांसीसी वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था दोस्तों। तो ये इनके बीच में हुआ था दोस्तों, ये क्या हुआ है, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों देखिए, वनडीवाश का युद्ध किसके हुआ था, फ्रांसीसी और विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, तो एकदम ये तो सही है दोस्तों। जलियांवाला का युद्ध क्या किसके बीच में हुआ था, डलहौजी विरुद्ध मराठे के बीच में हुआ था, ऐसा नहीं है दोस्तों, गलत है। खेड़ा का युद्ध जो हुआ था निज़ाम के और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था दोस्तों, तो ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बक्सर का युद्ध जो था, बक्सर का युद्ध वो मीर जाफर और क्लाइव, तो केवल यही दोनों थोड़ी ना था, ये लोग भी तो थे, ठीक है ना। और उस समय क्लाइव नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो तो बक्सर और बैटल ऑफ बक्सर जो था वो मीर जाफर तो था, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड क्या कहते हैं, ये कौन है, लॉर्ड क्लाइव नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, ये कौन था, हेक्टर मुनरो थे, ठीक है, ठीक है, हेक्टर मुनरो थे। लेकिन मीर जाफर भी केवल नहीं थे दोस्तों, इस वजह से कौन 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 थे यहाँ पे, शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला भी थे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा, पूरे तरीके से सही नहीं है। और ये क्लाइव तो थे ही नहीं, बहुत गंदा कर दिया मैंने, क्लाइव तो थे ही नहीं, क्लाइव की जगह कौन थे आपके, हेक्टर मुनरो थे दोस्तों। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो वनडीवाश का युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश और फ्रांसीसीज के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, दो पौंडीचेरी की संधि थी वो किसके बीच हुई थी दोस्तों, पौंडीचेरी की संधि किसके बीच में हुई थी, वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी दोस्तों।
प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप स्टार मार्क लगाएंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के में धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक तरीके से, ठीक है ना, इस सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक के और इसके लेखक कौन है दोस्तों? लेखक का नाम ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, कौन थे? आरसी दत्ता थे, आरसी दत्त थे, रमेश चंद्र दत्त, ये हमने पढ़ाया था आपको घटना चक्र सीरीज में। आप प्लीज़ जा करके रिफर करें, मैं उसे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दूंगा, आप प्लीज़ जा करके वहाँ से ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों? ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका पायस का, पायस का उदाहरण है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, सुपीरियर झील जो है वो किन दो देशों के बीच में दोस्तों? सुपीरियर झील जो है वो किन दो देशों के बीच में है? वो आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बीच में है दोस्तों, सॉरी, अमेरिका और कनाडा के बीच में। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है दोस्तों? कौन जारी करता है? उसे करता है एनएसएसओ, ठीक है ना, एनएसएसओ जारी करता है। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सहायक नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? जैसे ही मैंने बताया आपको नहीं आया तो बड़ा सा गोला खींच लीजिए। कौन सा नहीं है दोस्तों? वो कौन सा नहीं है? वो है आपका धान, धान नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्राइसेम योजना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? वो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ठीक है ना, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? कौन से है बाल्टिक देश नहीं है, ठीक है ना, वो बताना है आपको कौन सा नहीं है। वो है बेलारूस नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा है? लातविया है, एस्टोनिया है और लिथुआनिया है, और क्या है? एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपके बाल्टिक नेशन है दोस्तों। क्या है? बाल्टिक नेशन, बाल्टिक नेशन, ठीक है, बाल्टिक नेशन मतलब बाल्टिक नेशन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन है? एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है, ठीक है ना, ये आपके बाल्टिक नेशन है। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को कहते हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये कई बार आ चुका है विगत वर्षों में, प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुका है, हम लोग ने देखा था घटना चक्र की सीरीज़। प्लीज़ दोस्तों घटना चक्र की सीरीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, एंशियंट और मेडिवल तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे ना तो आप देखिए एंशियंट और मेडिवल से ही लोग खार खाते हैं ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मानता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री सबको पसंद है और सब लोग सोचते हैं कि मैं 30 मार्क खाऊँ। एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है दोस्तों, सबकी हालत नहीं ख़राब होती है, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूर हालत ख़राब हो जाती है, और जिसकी हालत नहीं भी ख़राब होती है ना उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। पूछिए कैसे, क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर ऐसा रहता है ना कि आदमी उस चीज़ को हैंडल आउट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़ विच आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप जाइए और उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन नहीं था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या था? उपस्थित नहीं था। कौन था दोस्तों? वो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नहीं थे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब लोग थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची किसे कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट को कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट को कहते हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट को कहते हैं दोस्तों। तो वो कौन सा है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो वो कौन सा नहीं आता है? वो है पंचायती राज का जो सब्जेक्ट है वो नहीं आता है। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है दोस्तों? किसके भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना? वो करता है अवतल लेंस के, ठीक है ना, भांति व्यवहार करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? नहीं है पूछ रहा, नहीं मतलब नो, नहीं है, ठीक है। संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन थे दोस्तों? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सुद्धू एवं कानू थे, एकदम सही है। रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह थे, ठीक है ना, चित्तू सिंह थे। और कोल विद्रोह बुद्धो भगत और कान्हा भगत थे, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह जो था वो कौन था? मजमून शाह व चिराग अली शाह थे? नहीं दोस्तों, ये लोग नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। तो कौन था? आइए मैं आपको बता, तो कौन थे वो दोस्तों? वो थे आपके करीम शाह थे,
कौन थे? करीम शाह। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि गलत पूछा है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युद्ध को कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में क्या करना है हमें, जो बैटल्स हुई थी उनको क्या करना है, जो एसोसिएटेड बैटल्स थी उनको क्या करना है, अरेंज आउट करना है। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ था वो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था दोस्तों। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। उसके बाद कौन सा हुआ था? वेदारा का युद्ध हुआ था दोस्तों। फिर कौन सा हुआ था? वांडीवाश का युद्ध हुआ था दोस्तों। फिर कौन सा था? प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, घटनाक्रम है। तो आइए दोस्तों, इसका जो था ये हम लोग ने क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लिया। अब बताइए कि क्यों हुआ। जैसे बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ था, अभी हम लोग ने देखा क्या था कि ये फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था दोस्तों, EIC के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। बैटल ऑफ वेदारा, ठीक है। और ये देखिए प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब हुआ था? 1767 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1767 में हुआ था। ठीक है। और वहीं प्रथम कर्नाटिक वॉर जो हुआ था वो 1744 में हुआ था। बैटल ऑफ वेदारा की अगर वहीं बात करें तो हुआ था क्या? 1769 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 25 पे क्वेश्चन नंबर 25, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी दोस्तों? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की संरचना की गई थी दोस्तों? वो तृतीय बौद्ध संगीति थी दोस्तों। ठीक है, अब उस समय जो किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? उस समय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये बताना है, मतलब कौन राजा थे ये बताइए। तो वो कौन थे आपके तृतीय बौद्ध संगीति में? कौन थे दोस्तों? अशोक थे, ये याद रखिएगा, अशोक थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं को सही कलाक्रम में रखिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हमने घटना चक्र में कवर किए हुए हैं, आप जाके देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। फिलहाल ये क्वेश्चन का संदर्भ है, हमें यहाँ पे फोकस करना है। आइए, तो सबसे पहले इसी कहते हैं क्रमानुसार में सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले हुआ अब आपका अगस्त प्रस्ताव, फिर आया क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह आ गया दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, एक मिनट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आ गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्या आ गया दोस्तों? आपका क्रिस मिशन आ गया। क्रिस मिशन के बाद क्या आ गया? भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। क्रिस मिशन क्या था? इसी का क्या था आउटपुट? भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से हमारा जो क्रमानुसार कौन सा सही हो गया आपका कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही हो गया। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? उस नदी का नाम बताना है। उस नदी का नाम है आपका कॉन्गो रिवर। कॉन्गो नदी 2 बार विश्व रेखा को क्या करती है? काटती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे दोस्तों? किससे संबंध है कार्टागोना प्रोटोकॉल का? वो है जैव सुरक्षा से। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 25, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं दोस्तों? किस कांच से बनाए जाते हैं? वो क्रूकस कांच से बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है दोस्तों? नहीं है, पूछ रहा, नहीं, किसका नहीं है? लुम्बिनी से नहीं है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? हमारे गौतम बुद्धा, जिन्हें हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते थे। कहते क्या थे? कहते हैं ही इज द लाइट ऑफ एशिया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? चंदेल की जो राजधानी थी, चंदेलों की जो राजधानी थी वो क्या थी? खजुराहो और महोबा थी, एकदम सही है दोस्तों। सोलंकी की क्या है? अनियावाड़ा थी, अनिलावाड़ा थी। प्रतिहार की कन्नौज थी दोस्तों। कुलचीर की क्या? अजमेर नहीं थी दोस्तों। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया का समाप्त कब किया गया था दोस्तों? ये कब किया गया था आपका इसको समाप्त? ये किया गया था आपको 1564 में, एकदम सही है। दीन लाही कब बताया गया? 1582 में नहीं। महजरनामा
1578 में किया गया था, एकदम सही है दोस्तों। तीर्थ यात्री का समाप्त कब किया गया था? 1563 में किया गया था। दीन इलाही को कब समाप्त किया गया था दोस्तों? तो 1582 में तो ये लाया गया। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, 34 की तरफ सॉरी, ठीक है, ये 33 था ना, हाँ 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था जो थी, दो असप्पा सिंह असप्पा का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? किसने किया था दोस्तों? ये क्या बोला है? मनसबदारी व्यवस्था में दो असप्पा सिंह असप्पा का प्रचलन किसने किया था स्टार्ट? किसने स्टार्ट किया था? वो किया था जहांगीर ने दोस्तों। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 35 1539 में। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा विकल्प जो है बंधनों की क्रियाशीलता से सही क्रम में दर्शाता है दोस्तों? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ठीक है ना। ये क्या क्रियाशीलता से सही क्रम में दर्शाता है दोस्तों, ये बताना है। तो ये गलत है दोस्तों। त्रिबंध, फिर द्विबंध, फिर एक बंध, गलत है दोस्तों। सबसे पहले एकल बंध सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्विबंध होता है, फिर त्रिबंध। यही ऑप्शन क्या हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस अंग में अव्यवस्था से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं दोस्तों? कौन सा है वो दोस्तों? वो है आपका यकृत। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? वो कौन सी योजना था दोस्तों? वो कौन सा मतलब कहते हैं ना, कौन सा ईयर प्लान था, ठीक है ना, जिसमें 14 बैंकों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण, मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। वो कब किया था? चौथे योजना के तहत, ठीक है ना। जैसे 5 ईयर प्लान्स होते थे ना, उसके बात कर रहा है, ठीक है ना। योजना काल में कह रहा है, ठीक है ना, योजना काल में, ठीक है, सॉरी दोस्तों, योजना काल की बात कर रहा है। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये चौथी योजना काल में किया गया था। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39 पूछता क्या है कि जिन जंतुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूरक वस्तुएं कहा जाता है दोस्तों, पूरक वस्तुएं। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40, भारत मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं होकर गुजरती है दोस्तों? वो कौन सा दोस्तों है? तो है हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, आपका हिमाचल प्रदेश। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड, एकदम सही है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला क्या है? उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों। नाथुला सिक्किम में है दोस्तों। तो यही जो है आपका नहीं है, ठीक है ना। बोमडीला आपका जो है उत्तराखंड में नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो बोमडीला कहाँ है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पश्चिम घाट मतलब वेस्टर्न आपके घाट पे की अपेक्षा पूर्वी घाट तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका रीज़न बता रहा है दोस्तों। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता है, ऐसा है क्या? नहीं दोस्तों। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा क्या है? डेल्टा क्षेत्र है, इस वजह से। ये एकदम सही ऑप्शन, ठीक है ना, यही सबसे सटीक रीजन है। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र और राज्य विधायी संबंध जो है संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया दोस्तों? किस में किया गया है? वो भाग 11 में किया गया है, भाग 11 में। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचर जरूरी है दोस्तों? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए मतलब उसकी क्या कहते हैं ना, प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है दोस्तों? पहला जो सदन आरोप लगाया है उस सदन की 1/4, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। जो सदन होता है जो आरोप लगाया है उस सदन का क्या 1/4 जो होगा मेंबर, उस जब वो साइन करेंगे तब महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के लिए क्या होगी? शुरू होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्न में से किस परिस्थिति में किस संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है दोस्तों? किस परिस्थिति में किसी संसद की सदस्यता
देखिए निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो बताइए किस में हो जाती है दोस्तों? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा नहीं है का मतलब है कि, जैसे देखिए कहने का मतलब है यदि वो, एक मिनट, हो जाती है, सॉरी मैं नहीं जाती, मुझे लगा, ठीक है ना, सॉरी। यदि वो सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक लेता है तो हाँ जाहिर सी बात है, इसीलिए उसको क्या कहता है, वो बाहर हो सकता है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। तो सारे उपयुक्त सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। सॉरी मुझे लगा नहीं बोल रहा है, तो ये क्या मैं गलत लेकर के चल रहा था, इसलिए मैं वो कर रहा था, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए कन्फ्यूज़न होता है, देखिए एग्ज़ाम नहीं है, अभी नहीं है, तो सोचिए मेरा दिमाग पर देखिए प्रेशर रहता है दोस्तों। आप कई बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, नहीं है नहीं, अभी पिछले सारे क्वेश्चन क्या है, नहीं नहीं बोल रहा था, दिमाग में वो बैठा हुआ था, नहीं पूछ लिया, अब उसके दिमाग से दिमाग मेरा सेट है और मैं वैसे सोच रहा हूँ, तो क्या ये दोस्तों ये ही क्या होता है ना, क्या होता है ना, मिसमैच हो जाता है और ऑप्शन जो होता है ना हम लोग गलत करके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कैसे जाएगा, ये मेरे अंदर भी अभी तक प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लोचा का मामला है दोस्तों। तो इस लोचा को कैसे निकालेंगे, इस लोचा को ऐसे ही निकालेंगे जब आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की इसी तरीके से प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। सोचिए दोस्तों मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा अरे ठीक है सर का गलत हो गया, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है ना, इंसान है, गलतियाँ होती हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताएं, एग्जामिनेशन हॉल में इससे क्या होता है, 10 गुना प्रेशर होता है। तो सोचिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन हम अपन गलत करके चले जाते हैं, इसीलिए गलत करके चले जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं सही करने की ज़रूरत है, नॉर्मल क्वेश्चन सही जो है, जो सब कर रहे हैं ना वही सही करने की ज़रूरत है। अगर आप उतने भी सही करते हैं ना तो आप सेफ जोन में हैं। आप एग्ज़ाम को इतना टफ, कहते हैं इतना क्लिष्ट बना के रखे हुए हो, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए एकदम कूल माइंड होकर के देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए और बार बार क्या कीजिए, अब रिविज़न कीजिए, सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा है क्या, इस वजह से हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को, नहीं ऐसा नहीं है। भारत के संसद द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के संसद द्वारा हटाया जा सकता है क्या, इसको, किसको, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये क्या है, एकदम सही है दोस्तों, भारत के संसद के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा केवल नहीं हटाया जा सकता दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न के 47, क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, उस आर्टिकल को बताना है दोस्तों। वो आर्टिकल है आर्टिकल 243 के, याद रखेंगे हम सब, आर्टिकल 243 के। प्रश्न के 48, क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन के में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है दोस्तों, ये बताना कौन सा है दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन है दोस्तों। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जितने भी हैं वो हमें देखना है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनको भी देख के जाना है, ठीक है। हम आपको एग्जाम जाने से पहले सब तैयार करके भेजेंगे दोस्तों, ताकि आप वहाँ बैठें और सिर्फ क्या करें, आपका पेन चले और भगवान करे कि आपका सर नीचे से ऊपर उठे ही ना इधर उधर देखने को, आप इतना मशहूर रहें कि एग्ज़ाम में फोड़ के आएँ, ठीक है ना, ठीक है। इतना करा के भेजेगी आपको बीपीएससी डिमिस्टिफाइड कि आप वहाँ फोड़ के ही आओगे, फूट के नहीं आओगे, घबराइए मत। प्रश्न क्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है दोस्तों, हिस्ट्री इन द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है दोस्तों, इसके दोस्तों हैं, इनके ये जो लेखक हैं वो हैं के दत्ता जी, ठीक है ना, कौन है के दत्ता, बिहार से एसोसिएटेड है, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है सेट 7 का, इसके बाद सेट 8 होगा। चलिए देख लेते हैं, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों, मानव विकास सूची में, ठीक है ना, जगदीश भगवती हैं, रॉबर्ट माल्थस हैं, जोसेफ स्टिग्लिट्स हैं और अमर्त्य सेन है दोस्तों। कौन है दोस्तों, ये हमारे अमर्त्य सेन है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 7 जो है अपना कवर आउट कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेट नंबर 8 एडिटोरिया 5000 MCQ का। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्या है, लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। पीएच जो होता है, देखिए अगर 7 से कम है, 7 से कम होगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा वो, ठीक है, एसिड को दर्शाएगा।
और 7 से ज़्यादा होगा तो ये बेसिक को दर्शाएगा, ठीक है ना। अगर देखिए इसको हम किस पे टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर पे टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर पे, ठीक है ना। लिटमस पेपर पे टेस्ट करते हैं, अगर रेड कलर दिखाएगा तो वो क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, और अगर ब्लू कलर दिखाएगा तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। दोस्तों ये एक पीएच मान को चेक करने का कुछ जो क्राइटेरिया है मैंने आपको बताया है। ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जब केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको वहाँ पे ब्रीफली बताएंगे दोस्तों। फिलहाल जो है लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 6.5, 6.5 होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सुमेलित सही है दोस्तों। रोगों के नाम दिए हैं और जीवाणु के नाम दिए हैं दोस्तों, बताना है, ठीक है। हैजा किस लिए होता है, क्या किससे होता है, हैजा किससे होता है, विम्ब्रियो कॉलरी की वजह से होता है, एकदम सही है दोस्तों, विम्ब्रियो कॉलरी की वजह से होता है। क्षय रोग जो जिसे टीबी हम कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस से होता है, ट्यूबरक्लोरोसिस से, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रो, अब मैं जब तक लिख नहीं दूंगा अच्छे से तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, लिख दूंगा अब, ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, मैं भी जिद्दी हूँ यार आप ही के तरीके से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। समय नींद आपके अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों, पाने की इतनी तड़प होनी चाहिए, अपने क्या कहते हैं ना, अपने गोल को पाने की इतनी तड़प होनी चाहिए कि नींद, प्यास और चैन सब त्याग दीजिए दोस्तों, ठीक है, और पढ़ाई के शिखर पे एकदम पहुंचना अपन को, ठीक है। चलिए, तो अब है निमोनिया। निमोनिया का जीवाणु का नाम क्या है, क्लोस्ट्रियम टिटेनी है, ठीक है, क्लोस्ट्रियम टिटेनी। अब क्या है, टीटनेस के लिए क्या होता है, टीटनेस के लिए क्या होता है दोस्तों, शायद मैंने गलत बता दिया है दोस्तों। देखिए निमोनिया के लिए क्या होता है, निमोनिया के लिए होता है डिप्लोकस न्यूमोनी होता है, ठीक है ना, और टीटनेस के लिए होता है क्लिस्टोरियम टिटेनी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। ये याद रखेंगे दोस्तों, सवाल आने के चांसेस हाई है क्योंकि ये साइंस का सवाल है और इसे हम क्या करते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, पहाड़ियाँ दी हुई हैं और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। देखिए गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पे है, आपका मेघालय में स्थित है दोस्तों, ठीक है। गारो खासी जयंतिया कहाँ है, मेघालय में स्थित है। और मिरी की बात करें तो मिरी आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अब वहीं पे आप कहें कि पंचई मलई कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। डालमा कहाँ पे है, अरुणाचल, आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश कह रहा हूँ, झारखंड में दोस्तों, ठीक है। तो उसी आपसे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है, बांध है, ठीक है, और सूची 2 में क्या है, नदी है दोस्तों। बांध को नदी से क्या करना है, आपको मैच आउट करना है, ठीक है। दुलस्ती जो है बांध, वो किस नदी पे बंधा हुआ है दोस्तों, दुलस्ती जो बांध है वो किस नदी पे बंधा हुआ है, आपका वो है दुलस्ती बांध जो है आपका किस नदी पे बंधा हुआ है दोस्तों। तो दुलस्ती बांध आपका है, आपका चिनाव नदी पे, ठीक है ना, चिनाव नदी पे है। गांधी सागर जो है, गांधी सागर बांध किस पे है दोस्तों, वो चंबल नदी पे है। उकई जो है, उकई बांध जो है वो किस पे है दोस्तों, वो है आपका ताप्ती नदी पे। और आपका जो तवा है वो तावा नदी पे है, ठीक है ना, तावा बांध तावा नदी पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बांध और नदी से भी जो नदी और बांध पे भी क्वेश्चन अब दोस्तों आते हैं, इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। संविधान की व्यवस्था व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में किस अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो किस अंतर्गत आता है, ये अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन जैसे आता है बीपीएससी में एकदम डिट्टो ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है, देखिए इसीलिए मैं गोला कई बार करता हूँ, सही है, क्योंकि मैं ये गलती करता हूँ, ठीक है। और अपनी गलती अगर पता है और बार बार गलती करना है तो गलत है, लेकिन गलती से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु क्या है, वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, एकदम सही है दोस्तों।
नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ये भी एकदम सही है दोस्तों। तो ये एकदम सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो, सी फॉर करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? वो लागू हुआ था आपका 2006 में। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, समान ताप, ठीक है, समान ताप या दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, वो किसका नियम है दोस्तों? ये एवोगाड्रो का नियम है। क्या है? एवोगाड्रो रूल है दोस्तों। क्या है? एवोगाड्रो रूल है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों? किस तिथि को बंगाल के शोक दिवस में मनाया जाता है दोस्तों? 16 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुई थी दोस्तों? कब स्थापना हुई थी? ये हुई थी 2010 में। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? याद रखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की क्या हुआ? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकार वार्ताकार में थे? कौन थे दोस्तों? उनका नाम बताना है। हम लोग ने पढ़ा था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद थे, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या है? मापता है, वजन नापता है, दबाव मापता है, प्राणों नापता है या जड़त्व नापता है दोस्तों? क्या नापता है? जड़त्व, जिसे कहते हैं डेंसिटी नापता है दोस्तों। क्या है? डेंसिटी नापता है दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने इनर्शिया बोल दिया था। जड़त्व मतलब होता है इनर्शिया होता है। मैंने आपको क्या कर दिया था? डेंसिटी बता दिया था। गलती से मैंने बता दिया था अभी, ठीक है ना। मेरे अभी दिमाग में आया, मैं उसको रिकॉल कर रहा था। तो ये इनर्शिया होता है, जड़त्व मतलब इनर्शिया होता है, ना कि क्या होता है आपका? डेंसिटी होता है, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों प्लीज़ देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में लिटिल बिट स्लो, बट डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा और बहुत अच्छे से करेंगे अपन, ठीक है। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच है, जो निर्भर किस पे करता है दोस्तों? किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। कहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 14? आ गया, चल ठीक है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसकी क्या आर्द्रता बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या पहले घटती है या फिर बढ़ती है? तो क्या होता है दोस्तों? ये बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है दोस्तों? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है दोस्तों? खेल का मैदान किस एक्सकवेशन साइट से मिला दोस्तों? ये मिला है धौलावीरा से, धौलावीरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो किसे माना जाता है? किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, मानव का हृदय यानी कि हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है दोस्तों? तो ये आपका 4 भागों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण नहीं, शिक्षा का आधुनिकीकरण, ऐसा नहीं था दोस्तों, ठीक है। समाचार पत्रों का पर प्रतिबंध या अंग्रेजी एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना, यही एकदम ऑप्शन क्या हमारा 100% सही है दोस्तों। सर बटलर कमीशन इसीलिए आए थे, ठीक है ना। और इन्होंने ही क्या बनाया था? हारकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कानपुर में है, जिसे हम HBTI कानपुर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किसके इसका जो विषय, किस विषय में क्या है? अंतर है दोस्तों। किस विषय पे अंतर है? किस विषय पे अंतर है? ये आत्मा पे अंतर है, ठीक है ना, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? किस सिख गुरु की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो गुरु तेज बहादुर की द्वारा मतलब उनकी हुई थी, और गुरु अर्जुन देव की भी की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है।
प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश महावीर स्वामी ने कहाँ दिया था? ये दिया था राजगिरी में दोस्तों, याद रखेंगे, राजगिरी में दिया था। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी यंत्रिका तरंग है? यांत्रिक तरंग है दोस्तों। रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्सरे तरंगे, ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे हैं दोस्तों? वो हैं आपकी ध्वनि तरंगे। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23, भोपाल गैस त्रासदी के गैस की रिसाव किस गैस की रिसाव हुई थी दोस्तों? उस गैस का नाम बताना दोस्तों। वो कौन सा दोस्तों था गैस? उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट था दोस्तों। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, साइनेट। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखिए सही नहीं है। अब देखिए सही है पढ़ लिया, गलती मार के चले आए, बोले सर आपको तो कुछ आता ही नहीं, आप तो गलत गलत बता रहे हो। तो देखिए यहाँ नहीं भी बोला हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं, ठीक है। आप ही की जैसा हूँ, 2 हाथ 2 पैर दिए मुझे भी भगवान, एक दिमाग है छोटा सा जो, ठीक है, एप्टीट्यूड है, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, उसी के हिसाब से। चलिए नहीं बोल रहा है, ठीक है, नहीं सही है। राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है दोस्तों? नहीं, ये क्या दी गई है, मतलब हाँ दी गई है, ठीक है ना, सही नहीं है कह रहा है, तो ये क्या है? सही है, ठीक है, सही है, सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरोध महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों? हाँ चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों? हाँ ये भी है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं है, यही सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। यही ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही है। थोड़ा जोक सपाट मैं भी हंस लेता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना, दिल तो बच्चा है जी, आप भी समझते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में, किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं दोस्तों? वो कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं दोस्तों, 500, ठीक है, 500 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये बताना है। तो ये की गई थी आपकी 1975 में। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को एक साथ विदेशियों को भी प्राप्त है दोस्तों? ठीक है ना, जो विदेशियों को भी प्राप्त है, ये बताना है। क्या विधि का समान समता और विधि का समान संरक्षण एकदम उनको भी प्राप्त है, हमको भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण एकदम वो भी प्राप्त, उनको भी प्राप्त है, हमको तो प्राप्त है ही क्योंकि हमारे देश का, तो उनको भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एकदम सही है। तो ये तो सारे के सारे हैं, तो इनमें सारे सही हो जाएंगे। और केवल इंडियन को कौन सा प्राप्त है दोस्तों? 15, 16, 19, 29 और 30 केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन इंडियंस को केवल क्या है, अवेल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ओनली इंडियन कैन अवेल दिस, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से आ सकता है, मैंने यहाँ बता दिया क्योंकि ये पूछ रहा था, तो मैंने इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, ज़रूर इस पर याद अपना गौर फरमाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बसावन, दसवंत, उस्ताद मंसूर या अब्दुल हसन? तो किसकी है दोस्तों? यह है अब्दुल हसन की। अब्दुल नहीं, अब्दुल हसन, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है दोस्तों? मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है दोस्तों, ये बताना है। राष्ट्रीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना एकदम सही है, यही अप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे दोस्तों? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? ये थे इनायत खां थे। कौन थे? इनायत खां थे, ठीक है। कौन थे? इनायत खां। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था, वो कौन सा दूसरा राज्य था दोस्तों? वो था मैसूर राज्य था दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे आपके केशव चंद्र सेन, इसे हम केसी सेन कहते थे दोस्तों, केशव चंद्र सेन थे। ये किसके थे?
भारतीय ब्रह्म समाज के क्या थे, संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो क्या थे, महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे। ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और साथ ही साथ क्या थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के क्या थे, संस्थापक भी थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा फॉर्म किया गया था। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों? तो वो कौन सा था आपका? वर्धा का सेशन था दोस्तों। ठीक है, वर्धा का सेशन था, और इस समय वर्धा सेशन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? जो सबसे कम उम्र के, जो कहते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम तक इन्होंने सर्व किया था, वो और कोई नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद सर हैं। ठीक है, सर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना। और ये जो थे, इन्होंने ही सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की, अध्यक्षता की, एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया। और एक चीज़ और इनके संदर्भ में बता दूं, एक एडिशनल नॉलेज, ये सबसे कम उम्र के क्या थे, प्रेसिडेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों। ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी समय 8 अगस्त को ये क्या होता है, क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 9 अगस्त 1942 को क्या हो जाता है, इन्फोर्स्ड हो जाता है, मतलब लागू हो जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होती है, तमाम जो लीडर्स थे मेन, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद तमाम बहुत ढेर सारी कहानी दोस्तों, आप प्लीज़ जा करके, वही कहता हूँ, जब बताने लगता हूँ तो एक फ्लो में आ जाता हूँ, और कहते हैं ना, ज्ञान है तो ऊपर आ ही जाता है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमारा जो विषय वस्तु क्या है यहाँ पे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। दोस्तों, मेरा शुरू से ये आदत नहीं था कि मैं उत्तर भिड़ाने पे फोकस करूं। मैं उत्तर भिड़ाने पे फोकस नहीं करता हूं, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है आपका एमोनियम क्लोराइड का। ठीक है ना, एमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, टांका निम्नलिखित में से टांका जो है निम्न में से किसका मिश्रित धातु है दोस्तों? ठीक है ना, किसका मिश्रित धातु, मतलब मिक्स्ड वो है, मटेरियल का है, वो है टिन और सीसा का दोस्तों, टिन और सीसा का, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी के के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने किया था? ये क्या था, एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, बिपिन चंद्र पाल ने किया था। मतलब ये तीनों के तीनों लोग ने किया था क्या, असहयोग आंदोलन का, जिसे कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया गया? ठीक है ना, चौरी चौरा कांड, ठीक है ना, चौरी चौरा कांड की वजह से। अच्छा, ये चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, किस सिटी के पास पड़ता है दोस्तों, जैसे किस स्टेट में पड़ता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चौरी चौरा जो है वो किस स्टेट में पड़ता है और किस सिटी के पास पड़ता है, आप ज़रूर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है दोस्तों? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को क्या कहता है? विटामिन डी को क्या कहता है? हार्मोन भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उसका उत्सर्जित क्या करता है? क्योंकि यह उत्सर्जित करता क्या? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? कौन सा किरणें करता है दोस्तों? ये गामा किरणें को करता है, गामा किरणों को। ठीक है, गामा किरणों को। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोएशिया इज अ कंट्री, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्रोएशिया की बात कर रहा है, क्रोएशिया, ठीक है ना, क्रोएशिया की बात करा। क्रोएशिया की राजधानी कौन है दोस्तों? क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी है जकरेब। क्या है? जकरेब। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये है आपका भाला फेंक से दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? ठीक है ना, ये कब पारित किया गया? ये पारित किया 1974 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदी की किस राज्य में प्रभावित होती है दोस्तों?
प्रवाहित होती हैं दोस्तों। सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ जो हैं वो किस राज्य में प्रवाहित होती हैं, उस नदी का नाम बताना है, वो है असम नदी, वो है असम नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है दोस्तों? ये बताइए, ये कितने करती है? 7 राज्यों एवं 2 देशों के साथ साझा करती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है दोस्तों? तो इसका स्थान कितना है? इसका स्थान है 13वां स्थान है दोस्तों, 13th प्लेस पे है। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, भारत की जलवायु कोपेनहेगन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु के प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? ये बताइए कौन सा करता है? मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ करती है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों आप सब लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा अवस्थित है दोस्तों? किन देशों के सीमा पर अवस्थित है दोस्तों? ये बताना है। यह है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। ठीक है ना, अरल सागर। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया दोस्तों? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? उपबंध किया गया दोस्तों। ठीक है ना, उपबंध किया गया है, उपबंध। ठीक है, ये क्या है? 39 का, दैट इज आर्टिकल 39A। ठीक है, उपबंध इसे कहते हैं। ठीक है ना, उपबंध किया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न संख्या 49, आर्टिकल 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 और इस सत्र का मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, आइए देख लेते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय आवेदन ब्यूरो 1963 में आया था, एकदम सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, भ्रष्टाचार कानून निरोधक कानून 1985, ये क्या है? यही गलत है दोस्तों। और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आशा करता हूँ आज का जो ये 100 क्वेश्चन जो आपको धमाकेदार 100 क्वेश्चन दिया है, और ये क्या करते हैं, इस तरीके के सवाल जो होते हैं, ये धमाकेदार जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों ना, इनको आप समझिए। देखिए इस तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं, और देखिए द मोर यू प्रैक्टिस ना, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने के। इन क्वेश्चन पे आप घबराइएगा मत कि मेरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, अरे मेरा मोरल डाउन हो रहा है। नो वे। ठीक है ना, मोरल डाउन नहीं हो रहा दोस्तों। आप क्या कर रहे हो? नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है ना, आप इस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ो, मैं वहाँ गलती ना करूँ इससे अच्छा कि यहाँ गलती कर लूँ। यहाँ आपने सीखा ना दोस्तों, और साथ ही साथ ना इसके एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना आप। ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मुझे इसका शॉर्ट नोट्स बना लें, और वो क्या हो जाएंगे? आपके एक पॉइंटर हो जाएंगे। जब तक मैं ये सारे सवाल करा रहा हूँ, तब तक अगर आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया, तो आपके करीबन ये मान के चलिए, अगर आप एक ऑन एन एवरेज लेंगे तो आपके 400 से 500 आपके ऑन एन एवरेज एक पॉइंटर्स तैयार हो जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपको नहीं आए उसको आप नोट डाउन करें, और उसको क्या करें, बार बार रिवाइज करें, ताकि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी अगर एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो आपसे गलत नहीं होंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, और आप लोगों के लिए इतना प्यार दे रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो यार, थैंक यू वेरी मच। पर प्लीज़ दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करो यार, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है ना, और यही मैं समझता हूँ कि यही आपके प्यार करने का नतीजा भी है। इस तरीके से आप प्यार मुझे दर्शा सकते हो। ठीक है, चलते हो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में एडोटोरिया 5000 सीरीज़, 5000 प्लस MCQ सीरीज़ में सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 अगले सीरीज़ में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, और कोई बात रहेगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।